हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड है इसको इसका सेकंड पार्ट आपके पास लेके आया हूँ। पहले पार्ट में हमने डेफिनेशंस तक और कुछ हमने ये देखा था जी कैसे एस्टेब्लिशमेंट भी कवर्ड होने लग गई, उसकी भी फीस लगेगी और एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फिक्स की गई हैं उसके बारे में भी हमने बताया। तो इसके सेकंड पार्ट में हम बाकी का जो कोड है इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। अब यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज इस कोड में और ऐड करी, वो ये ऐड करी जी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। यानी जो भी कानून, जो भी बेनिफिट्स एक रेगुलर एम्प्लॉय को है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को यहाँ पे ऐड करना भी चाहिए था क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट जो है उसको भी तो इसमें ऐड किया गया है ना जी। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन भी इसमें ऐड कर ली गई। ऑब्वियस है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है इसमें ऐड किया गया तो डेफिनेशन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब डेफिनेशन ऑफ कोर एक्टिविटी, कोर एक्टिविटी मैंने आपको एफए का मतलब दोस्तों फैक्ट्री एक्ट है। कोर एक्टिविटी का पर्पज ये है जो हम रेगुलर बेस पे हमारा मेन जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है, अगर हम एक नट बना रहे हैं, फास्टनर आइटम में एक नट या एक बोल्ट बना रहे हैं, उसके लिए हम कोर एक्टिविटी के लिए जो रेगुलर एम्प्लॉयज हमारे काम कर रहे हैं प्रीनियल नेचर में, रेगुलर वर्क में, तो उसके लिए कोर एक्टिविटी में इन्होंने ये समझाया था, एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है, उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखोगे, अपने जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनसे काम कराओगे। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ जो वो ड्यूटीज दोगे जहां पे रेगुलर एम्प्लॉयज नहीं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की या कभी कभार काम आने वाले बंदों की जरूरत है। अब definition of core activity has been added under the Factory Act section 2p means the things which are not connected in the regular business of the factory are not core activity of the establishment। वही जो मैंने आपको अभी बताया। डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्वियस है, जिसके पास भाई हमारे प्रोसिक्यूशन केसेस जाने हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो ऐड करेंगे ना। डॉक वर्कर्स, ये नया एक्ट है तो इसको भी, इसकी भी डेफिनेशन इसमें जरूरी थी। देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन एडेड। देखो डेफिनेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, पहले फैक्ट्री एक्ट होता था 10 पे, अब हो गया 20 पे, मगर एस्टेब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन जो 10 एम्प्लॉइज टू 20 एम्प्लॉइज तक जो है, 19 एम्प्लॉइज तक, उन फैक्ट्रीज को अपने आप में एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उनके लिए भी हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना अपने वर्कर्स के लिए मस्ट है। अब जो फैक्ट्री की जो डेफिनेशन है वो 20% तक होगी, विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर 40 तक है। ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ। ये दोस्तों पहले भी था, अब स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर दिया गया। कंप्यूटर यूनिट इंस्टॉल्ड विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए फैक्ट्री। अगर कोई कहे जी आपका विद द एड ऑफ पावर हो रहा है जी, कंप्यूटर लगे हैं आपके पास, तो 20 कंप्यूटर लगे हैं जी, इसलिए जी आपके 20 बंदे हो गए जी, फैक्ट्री एक्ट लग गया ना। ये मशीन नहीं गिनी जाएगी। हाँ, कंप्यूटर मशीन है मगर इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए नहीं गिना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ फैमिली हैज बीन एडेड। फैमिली ऐड करना बहुत जरूरी है, फैमिली ऐड करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए अगर कल को किसी वर्कर की भाई अनफॉर्चुनेटली कोई मिस हैपनिंग होती है, डेथ होती है, तो उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे। सो इसलिए ये डेफिनेशन ऑफ फैमिली हैज बीन एडेड। अब जो नेक्स्ट है वहां पे आ गया जी इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो ऐड कर दिया। चेंज हैज नाउ एनी वर्कर। हाँ, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है, पहले जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट था वहां पे ये था भी जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट आता है उसको माइग्रेंट वर्कर बोलते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन थी। वो उड़ीसा का एक उन्होंने प्रीफेस में एक स्टोरी बताई थी भी ऐसा होगा, मगर अब उस डेफिनेशन को एंटायरली बदलते हुए यहाँ पे ये बोल दिया गया, अगर एक माइग्रेंट, एक वर्कर आता है, माइग्रेंट वर्कर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम करने के लिए आ गया जी,
अगर वहां पे वो अंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट आ गया जी, अगर दूसरी स्टेट में वो काम करता है आकर के और वहां से एम्प्लॉयमेंट चेंज करता है और दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाता है, उसको भी माइग्रेंट वर्कर कहा जाएगा। मगर यहाँ पे एक थोड़ा सा उन्होंने इसकी जो डेफिनेशन है उसके नीचे एक चीज लिखी हुई है डेफिनेशन में भी, और आगे जहां पे इसका चैप्टर आएगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर का, वहां पे ये ऐड किया है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। यानी अगर मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, वो एज ए वर्कर मेरे पास आया, एक अपॉइंटमेंट लेटर मैंने उसको दी एज ए रेगुलर वर्कर देखते हुए, तो वो मैं उसको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर नहीं मानूंगा। मैंने उसको देखो दोस्तों बुलाया नहीं, उसने खुद मेरे को कांटेक्ट किया, मेरे पास खुद आया, अपना लोकल एड्रेस दिया, तो मैंने उसको अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मैंने रखा नहीं। 18,000 से ऊपर ले या नीचे ले, वो मेरे माइग्रेंट वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कैन नॉट बी ऑक्यूपायर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ये एक सिर्फ रिपीट मैंने इसलिए किया है कि चैप्टर 1 को आप भूल ना गए हो, इसलिए मैंने ये रिपीट कर दिया। नाउ डेफिनेशन ऑफ वर्कर हैज बीन चेंज्ड, एनी एम्प्लॉय डूइंग सुपरवाइजरी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल वर्क एंड गेटिंग वेजेस मोर देन 18,000 इज नॉट ए वर्कर। अब वर्कर की डेफिनेशन जब हम सारे एक्ट्स को पढ़ते हैं, हर एक्ट में एम्प्लॉय वर्कर की डेफिनेशन सेपरेट होती है। ईएसआई जब ईएसआई एक्ट देखते थे तो उसमें वर्कर को इंश्योर्ड पर्सन, ईपीएफ में सब्सक्राइबर एम्प्लॉय, ग्रेचुटी में एम्प्लॉय, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में पर्सन एम्प्लॉयड, मिनिमम वेजेस एक्ट में वर्कर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन। हर एक जगह वर्कर एक ही है, बंदा एक ही है, उसकी नाम कितने सारे हो गए, हर एक्ट में उसका नया नाम रख दिया। इसलिए इन्होंने उसको दूर करते हुए कहा जी वर्कर, सभी तरीके के बंदे वर्कर हो गए जी। ये 18,000 से नीचे लेने वाले सारे उन्होंने वर्कर के कैटेगरी में डाल दिए, और ऊपर लेने वाले सारे मैनेजरियल जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी के हैं वो उसमें डाल दिए। अब जो नेक्स्ट उन्होंने ये रजिस्ट्रेशंस की तरफ आते हैं, जो रजिस्ट्रेशन अंडर दिस कोड है, जो ऑफिसर कंसर्न्ड है, the if application for registration under this code has been submitted and the officer concerned does not issue a certificate, then after a prescribed time the certificate will get auto generated and responsibility would be of a person concerned। होता क्या था जी, एप्लीकेशन हमने सबमिट कर दी, अगर उसमें ऑब्जेक्शन है भैया ऑब्जेक्शन लगाओ, अगर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया एक प्रेस्क्राइब्ड टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली डीम्ड अप्रूव्ड तो समझा ही जाएगा। मगर वहां पे ये प्रोविजन दिया गया है भी वो ऑटो जनरेट का हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, वहां पे पोर्टल में अपीयर हो जाएगा हमारी फाइल में। और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एक कंसर्न पर्सन ही भूल गया, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही भूल गया, तो कंप्यूटर ने तो अपना काम कर ही दिया। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोजर वुड बी मस्ट। हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया है भी, अगर मेरी कोई फैक्ट्री बंद हो गई या एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भी मैं उसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दूं, फैक्ट्री एक्ट डिपार्टमेंट को दूं, लेबर कमिश्नर को दूं, या एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई है तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को, जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है, उसको मैं ज़रूर दूं। और मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, वहाँ पे ये साफ कहा जाता है भी देयर कैन नॉट बी एनी रीइंस्टेटमेंट इन ए डेड इंडस्ट्री। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारी एस्टेब्लिशमेंट बंद हो गई, गवर्नमेंट को इंटीमेट तो करें। अगर कोई वर्कमैन हमारे ऊपर केस करता है बाद में, हमारी फैक्ट्री बंद होने के बाद, और हमने क्लोजर की इंटीमेशन दे दी है, तो एटलीस्ट रीइंस्टेटमेंट तो नहीं क्लेम कर सकेगा ना जी। हमने तो गवर्नमेंट को इंटीमेट ही कर दिया भाई हमारी फैक्ट्री बंद है। अगर उसने फैक्ट्री बंद होने के बाद किया है और कंपनसेशन का ना केस बनेगा उसके ऊपर, क्यों भाई क्लोजर के बाद ना रीइंस्टेटमेंट है ना कंपनसेशन है, अगर हमने सभी वर्कर्स का फुल एंड फाइनल क्लोजर के बाद कर दिया है। नेक्स्ट है कैंसलेशन सर्टिफिकेट वुड बी इशूड अकॉर्डिंगली। पहले ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था, मगर अब ये प्रोविजन
बना दिया गया। आगे, नाउ ऑल द एम्प्लॉयर्स विल हैव टू इंटीमेट रिगार्डिंग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस। ये एक प्रोविजन देखो, मेनली तो ये पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट में होता था। अब इन्होंने एक जनरल क्लॉज ऐड करी है इस कोड में। वो जनरल क्लॉज क्या है? वो ये क्लॉज है भाई, नाउ ऑल द एम्प्लॉयर्स विल हैव टू इंटीमेट रिगार्डिंग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इट्स ऑपरेशंस। वो तो जैसे ही हमने फैक्ट्री स्टार्ट हुई तो हमने रजिस्ट्रेशन ली, तो डेट ऑफ इंसेप्शन तो हमें बतानी पड़ेगी, कब से फैक्ट्री बंद की, क्लोजर की इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी, सीधी बात है। और जो अब नेक्स्ट है वो है भी एम्प्लॉयर्स विल इशू ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ, ये हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है। अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में दिमाग में बहुत गलत फहमियाँ हैं, ये वर्कर को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं हर एक को छेड़ता हूँ, किसी वक्त मजाक करता हूँ, बट मैं आपको पूछूं, भैया अपॉइंटमेंट लेटर में ऐसी क्या चीज है जो वर्कर एक्सप्लॉइट कर लेगा? अगर 15 पॉइंट हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, 15 में ही कोई ना कोई वर्कर के ऊपर एक्शन वाली बात लिखी होती है। गलती करी तो ये एक्शन होगा, ये गलती करी तो वो एक्शन होगा, इतनी देर तेरे को काम करना पड़ेगा, हमारा माल खराब किया तो ये एक्शन लेंगे, इतने दिन तू गैर हाजिर रहा तो तेरा नाम काट दिया जाएगा। कहीं ये भी लिखा है अगर ये तेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गई तो इतना इनाम भी मिलेगा? हाँ, पैसे कानून के हिसाब से मिलेंगे भैया, वो तो ना भी देते तब भी कानून के हिसाब से देने ही पड़ते। अपॉइंटमेंट लेटर कभी वर्कर के ना तो अगेंस्ट है ना एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है, एक रिकॉग्निशन है वर्कर के लिए भी, उसको काम पे लग गया, और ये दोनों के लिए अच्छी बात है भी वर्कर को हम अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू करा करें। और यहां पे प्रोविजन ही बना दिया करा। पहले देखो, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर का प्रोविजन था वो था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में, वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर का एक प्रोविजन था, और लास्ट में जाकर के उसमें ये प्रोविजन था भी ये उसके पर्टिकुलर उसको भर के देने हैं अपॉइंटमेंट के लिए, उसके पास लेटर का एक फॉर्मेट भी वहां पे था। मगर यहां पे उन्होंने सेक्शन 6F में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जी आपको देनी पड़ेगी अपॉइंटमेंट लेटर, अदरवाइज ये वायोलेशन है। एनुअल हेल्थ चेकअप ऑफ एम्प्लॉइज, ये भी वहां यहां पे कर दिया गया, रूल्स में भी है, जो ड्राफ्ट रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और ये यहां पे भी है अपना एक्ट में भी, कोड ऑन जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ कोड में भी, OSH कोड जिसको बोल देते हैं, वहां भी ये प्रोविजन है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। देखियो ये दोस्तों, ये पहले भी था, हैजार्डियस वेस्ट को इसको हैंडल करने के लिए BOCW एक्ट जो है, स्टैंड्स अमेंडेड एंड ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी हैज बीन अपना इंटरेस्टेड अपॉन आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड डिजाइनर। देखो, उसने हमें एक इंजीनियर हमारा और जो आर्किटेक्ट है उसने बिल्डिंग का नक्शा ऐसा बना के दे जो वर्कर की हेल्थ कंडीशंस के लिए ठीक ना हो, उसमें जो इमरजेंसी एग्जिट ना हो, और ऐसा नक्शा हो भी कल को एक्सीडेंट के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर वो वर्कर वहां पे फंस जाए, या बिल्डिंग इतनी कच्ची हो भी वो गिर जाए, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनेगी। Duties have been casted upon employee who shall be responsible for not doing any mischievous act and causing him any bodily injury। क्या होता था जी, अगर कोई एक्सीडेंट होता था ना, तो क्या होता था जी, मालक को प्रोसिक्यूट कर दो जी, इसकी मशीनरी प्रॉपर लगी नहीं जी, इसने प्रॉपर गार्ड नहीं लगाए। तो ऐसी बात तो नहीं है, एम्प्लॉयर तो गार्ड लगाता है। वर्कर जब मशीनरी में कोई फॉल्ट आता है उसको गार्ड को उतार करके जो वहां पे उसके सेफ्टी के लिए लगा रखे हैं एम्प्लॉयर ने, वो ठीक करता है, मगर गार्ड को बाद में मशीन के साथ जोड़ना जरूरी नहीं समझता। और किसी वक्त वर्कर की अपनी गलती के कारण एक्सीडेंट होता है, प्रोसिक्यूशन मालिक की क्यों, एम्प्लॉयर की क्यों? वर्कर की भी ड्यूटी है उतनी ही, भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए भी, वो उसने गार्ड प्रॉपर क्यों नहीं लगाया और क्यों उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ। नाउ अंडर सेक्शन 14 एम्प्लॉई हैज द राइट टू रेज ए वॉइस अगेंस्ट वर्किंग अंडर सेफ कंडीशन। अगर किसी फैक्ट्री की कंडीशन सेफ नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, प्रॉपर एयर नहीं है,
वर्कर भी आवाज उठाएगा, ही कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड इट्स हिज राइट आल्सो. Now under factory act, safety officer was required up to 1000 or more persons, now for 500 or more persons. जो पहले सेफ्टी ऑफिसर था वो 1000 एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ पे चाहिए था, कहते ना भाई 500 पे कर दो, वर्कर की सेफ्टी मस्ट है. जिस आदमी ने 500 वर्कर्स को काम पे लगा रखा है वो एक सेफ्टी ऑफिसर भी लगा सकता है. नाउ फॉर द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्ड इन हैजार्डियस वर्क 250 वर्कर्स फॉर सेफ्टी ऑफिसर. जहां पे हैजार्डियस वर्क है वहां पे सेफ्टी ऑफिसर की कंडीशन 500 नहीं है, 250 है. अंडर WC एक्ट लिमिट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर फ्रॉम 500 टू 250 वर्कर्स. जो एसओ का मतलब है दोस्तों यहां भी सेफ्टी ऑफिसर है. बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट में जो सेफ्टी ऑफिसर की कंडीशन है वो 250 वर्कर्स कर दी गई है. एंड इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज आल्सो. अगर वर्कर हमारा ठीक होगा तो काम भी हमारा ठीक होगा. द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी हैज बीन shortened and made in a easy language. Section 23, which was spread earlier from 11 to 20 of Factory Act, Section 30 to 33 BOCW Act and Section 18 of जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट में सम्मिलित कर दिया गया. देखिए पहले यहाँ पे 11 से 20 यानी कितने 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यानी ये 10 सेक्शंस को इकट्ठा करके 2 सेक्शन में कवर कर दिया गया. इट्स अ गुड थिंग. जो कैंटीन फैसिलिटी है वो पहले 250 वर्करों तक थी, अब ये यहाँ पे 150 लिखा है बट ये 100 वर्कर्स है. यहाँ पे 100 वर्कर्स तक इसको कैंटीन फैसिलिटी को कर दिया गया है. वेलफेयर प्रोविजन हैज बीन सिंप्लीफाइड. जो 42 सेक्शन से लेके 47 तक थे अब अंडर सेक्शन 24 सारे कर दिए गए. यानी उन्होंने वो चीजें इस कोड में ली हैं जो इजी टू अंडरस्टैंड है, गुड फॉर बिजनेस प्रैक्टिसेस, गुड फॉर वर्कर्स. जो रेस्ट रूम शेल्टर रूम फॉर मेल एंड फीमेल सेपरेटली था रिक्वायर्ड वेयर 50 वर्कर्स आर वर्किंग. अर्लियर इट वाज ऑन 150 वर्कर्स. पहले जो रेस्ट रूम्स और शेल्टर रूम्स थे वो हमारे 150 वर्कर्स के लिए थे, अब वो 50 वर्कर्स के लिए कर दिए गए. क्रच फैसिलिटी 50 वर्कर्स के लिए अब कर दी गई. देखो पहले मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, तीनों में सेपरेट सेपरेट क्लॉजेस थी. फैक्ट्री एक्ट में 30 लेडीज तक था, अब उन्होंने कहा जी ना भाई हर एक के लिए एक ही करो. उन्होंने 50 वर्कर्स तक क्रच फैसिलिटी मैंडेटरी कर दी. नाउ सेक्शन 51 टू 56 ये 25 टू 31 है. ये जो था ये वर्किंग आवर्स के साथ डील करता है सेक्शन हमारा. वर्किंग आवर्स कितने चाहिए, स्प्रेड ओवर कितना चाहिए, ओवर टाइम कितना चाहिए, ये सेक्शन को 51 टू 56 की बजाय 25 टू 31 में इन्होंने समेट दिया. एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज दोस्तों, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे इन्होंने ये भी कह दिया, ओवर टाइम का आगे भी आएगा, मैं यहाँ भी बता देता हूँ. ओवर टाइम में इन्होंने ये कह दिया जी वर्कर अगर कंसेंट दे तो एम्प्लॉयर उसको ओवर टाइम पे लगा सकता है. ये भी इसमें आ गया. हाँ, स्प्रेड ओवर का सेक्शन 25 में बड़ा छोटा सा पार्ट है. बेसिकली इस पार्ट को उन्होंने रूल्स के ऊपर छोड़ा है जो अभी अप्रूव नहीं हुए होंगे. सिंस नाउ देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिप्लॉइंग ऑफ वुमेन वर्कर्स इन नाइट शिफ्ट. यस, नाइट शिफ्ट में हमें कितनी अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी दोस्तों, आप सबको पता है. भी हमने जी वुमेन वर्कर लगाने हैं, उसके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन को पहले अप्रूव कराना पड़ता था. नाउ देयर इज नो सच थिंग. आप लेडी वर्कर्स एंगेज कर सकते हैं विद देयर कंसेंट आल्सो. ठीक है जी, मगर इसके लिए आपको एक सेट जो नॉर्म्स सेट किए गए हैं उनकी सेफ्टी को साथ में रखते हुए, उनकी हेल्थ कंडीशन सेफ्टी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए और पूरी फैसिलिटीज देते हुए उनको आप नाइट शिफ्ट में वुमेन वर्कर्स को लगा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो लीव्स हैं,
पहले क्या होता था जी, 240 दिन वर्कर ने काम पिछले साल में किया प्रीसीडिंग ईयर में, और 180 डेज अब काम करना पड़ेगा। उसकी एंटाइटलमेंट 240 डेज की थी पहले, 240 डेज अगर काम करता था तो वो 15 लीव्स के लिए एंटाइटल होता था। अब अगर वो 180 डेज भी काम कर ले तो लीव्स के लिए एंटाइटल हो जाएगा सक्सीडिंग ईयर में। एंड इट इज ए वेरी गुड मूव दोस्तों, इट इज गुड फॉर द वर्कर्स। लीव रूल सिंप्लीफाइड विच वर अर्लियर सेक्शन 79 था और सेक्शन 85 4 तक थे, अब ये सेक्शन 32 में आ गए। यानी उन्होंने हर एक को एब्रिज्ड करके इसको समझाने की कोशिश की है। जो लीव्स के बारे में मैंने जैसे आपको बताया भाई ये सेक्शन 32 में आ गई। अब ऐसे ही एज पर सेक्शन 33 ऑफ न्यू कोड रिकॉर्ड्स जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन हो सकते हैं, जैसे हमारा अटेंडेंस है, वेजेस है, ओवर टाइम है, लीव विद वेजेस है, डेंजरस अकरेंस है, वेज स्लिप्स है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडोलेसेंट है। ऐसे ही जो बाकी के भी रिकॉर्ड्स हैं जो रूल्स में बताए गए हैं, ड्राफ्ट रूल्स में तो देखो दोस्तों है रिकॉर्ड का जिक्र, आई कैन रीड इट आउट, बट अभी रूल्स को एक बार अप्रूव होने दो, उसको प्रॉपर एक्सेंट मिलने दो, देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट दिस। दोस्तों बाकी के जो एक्ट्स के बारे में, इसके कोड के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑन कोड ऑफ दिस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड, OSH कोड। थैंक यू वेरी मच।